We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में मिली नकदी के मामले की। सवाल है कि क्या जस्टिस वर्मा पर कसेगा आपराधिक शिकंजा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अभी तक आपराधिक कानून में कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर होगी और इसी के बारे में, इसी के कानूनी विश्लेषण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा चुका है। उनसे न्यायिक कामकाज भी छीन लिया गया है, यानी आजकल वो जज विदाउट जुडिशियल वर्क है। आजकल ये भी चर्चा गर्म है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए सरकार इसी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। विपक्ष भी कमर कसे तैयार है कि अगर ऐसा होता है तो वह न्यायपालिका की शुचिता कायम रखने के लिए और राष्ट्र और न्याय हित में फैसला लेगा। खैर, क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन अगर मान लो महाभियोग आता है और संसद आरोपों में दम पाती है और जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है और राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश भी दे देती है, तो क्या होगा? कानून की निगाह में तो किसी व्यक्ति को पद का दुरुपयोग करने पर पद से हटाना एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसे आपराधिक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। आपराधिक कानून में कार्रवाई की शुरुआत एफआईआर दर्ज होने से होती है। पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर मामले की जांच होती है और जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है। जांच में अगर सबूत के साथ अपराध होना पाया जाता है तो पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है और फिर आपराधिक मुकदमा चलता है। ट्रायल होता है, आरोपों और सबूतों को अदालत कानून पर परखती है और इसके बाद अदालत फैसला सुनाती है। फैसले में आरोपी बरी हो सकता है या फिर उसे सजा हो सकती है। भारतीय क्रिमिनल लॉ में किसी भी अपराध में कार्रवाई की यही तय व्यवस्था है। इसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ का मोशन में आना, यानी आपराधिक कार्रवाई के तहत कार्रवाई होना, आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई होना। और किसी भी अपराध के मामले में आपराधिक कानून में ही कार्रवाई होती है। लेकिन जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में एक कैच है। इस मामले में नकदी मिलने और आग लगने के दौरान नकदी की गड्डियां जलने और जले हुए नोट मिलने के सबूत हैं, वीडियो है, लेकिन अभी तक मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यानी क्रिमिनल लॉ अभी तक मोशन में नहीं आया है। अब ये जानते कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का के वीरास्वामी मामले में 1991 में दिया गया एक फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ सिर्फ सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इजाजत से ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इस मामले में पुलिस ने न्यायपालिका को घटना की रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन सीजेआई ने मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की आंतरिक जांच कमेटी बना दी। कमेटी ने रिपोर्ट दी, जिसमें माना जा रहा है कि कमेटी ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को सही पाया। हालांकि जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इनकार किया है। ये भी कहा जा रहा है कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीजेआई जो उस समय के थे, तत्कालीन सीजेआई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा और उसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट भी उन्हें भेज दी। माना जा रहा है कि उन्होंने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए आगे कार्रवाई की संस्तुति की है।
हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत साफ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में खुल करके नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो एक रिलीज जारी हुई थी उसमें सिर्फ इतनी ही सूचना दी गई थी कि सीजेआई ने इस संबंध में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा है और 3 न्यायाधीशों की जो आंतरिक जांच कमेटी थी उसकी रिपोर्ट भी उन्हें भेज दी है। खैर, जो भी हो, रिपोर्ट भेजी जा चुकी है राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, और उन्हें चीफ जस्टिस ने लिखा भी है। यानी अब आगे की जो कार्रवाई है तो वो कार्रवाई की गेंद अब सरकार के और संसद के पाले में है। लेकिन अभी भी सवाल ज्यों का त्यों कायम है कि ये सारी कवायद तो पद के दुरुपयोग के आरोपों में कार्रवाई की है। ये कार्रवाई तो अनुशासनात्मक प्रकृति की है। ये कार्रवाई आपराधिक कानून में की गई कार्रवाई नहीं है। इसका आपराधिक कानून से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर हम पुलिस के सर्वोच्च पद डीजीपी से सेवानिवृत्त हुए एक अधिकारी की बात बताएं आपको, जिनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में अगर बड़ी मात्रा में किसी जगह से पैसा मिलता है तो भारतीय नागरिक संहिता के तहत केस रजिस्टर होना चाहिए और उसके साथ ही आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई को भी सूचित किया जाना चाहिए। यही कानून की तय व्यवस्था है। एफआईआर शुरू में अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज होती है, इसके बाद केस की जांच शुरू होती है और जांच में नाम सामने आने के बाद आगे नाम जोड़ा जाता है या आगे की कार्रवाई होती है। यानी उनका ये कहना था कि इस मामले में भी जो है अज्ञात के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज की जा सकती थी अगर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी, पैसे मिले थे। तो ऐसा करे, उनका कहना था कि यही हमेशा क्रिमिनल कानून में होता है और यही नियम उन्होंने हमेशा फॉलो किया है। अब के वीरास्वामी का जजमेंट अगर देखा जाए, जो इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आड़े आ रहा है ऐसा माना जा रहा है, तो वो जजमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ सीजेआई की इजाजत के बगैर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। यानी इस मामले में अज्ञात एफआईआर दर्ज हो सकती थी, लेकिन पुलिस के पक्ष से अगर केस को देखा जाए तो पुलिस ने पूरे मामले की सूचना न्यायपालिका को दे दी थी और उसी दिन दे दी थी। यानी आगे का एक्शन न्यायपालिका का था, आगे का एक्शन सीजेआई को लेना था, क्योंकि सूचना पुलिस ने तो उनको दे दी थी अपनी तरफ से। अब किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत देना एक बहुत दृढ़ निश्चय वाला साहसिक फैसला है, जो इस मामले में अभी तक नहीं लिया जा सका है। अभी तक क्या हुआ है, जो सामान्य तौर पर न्यायाधीशों के खिलाफ कोई आरोप पाया जाता है तो सामान्य प्रक्रिया जो अभी तक अपनाई जाती है वो यही है कि 3 न्यायाधीशों की हाई कोर्ट का अगर मामला है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर आरोप है, तो हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की, जिसमें 2 चीफ जस्टिस होते हैं, एक और न्यायाधीश हो सकता है, उनकी एक आंतरिक जांच कमेटी बनाई जाती है। वो जांच कमेटी जो है वो जांच करती है पूरे मामले की और फिर अपनी रिपोर्ट देती है। और अगर उस रिपोर्ट में वो आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर संबंधित न्यायाधीश से सीजेआई कहते हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो सीजेआई फिर वो सारी रिपोर्ट और सारी चीज़ें राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को भेजते हैं और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करते हैं। तो आगे की कार्रवाई क्या है? संविधान में तय है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सिर्फ संसद महाभियोग के जरिए ही पद से हटा सकती है। तो निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई यही होती है कि भाई इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए और इनको पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये मौका नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई करता। एक तो सीजेआई के पास मौका आया था, उन्होंने कमेटी बनाई और बाद में रिपोर्ट आई और आगे कार्रवाई के लिए लिख दिया। दूसरा भी एक मौका आया था न्यायिक पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 बार याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें आपराधिक कानून को मोशन में लाने की मांग की गई थी। मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच करने की मांग की गई थी और इस बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए निपटा दिया कि भाई सीजेआई ने मामले की जांच के लिए 3 न्यायाधीशों की आंतरिक कमेटी बना दी है, आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए और उस रिपोर्ट आने के बाद सीजेआई क्या निर्णय लेती है वो देखा जाएगा, तो आप उसके बाद आइएगा याचिका दाखिल करने। खैर,
जिन वकील साहब ने ये याचिका दाखिल की थी उन्होंने याचिका उनकी वापस ले ली उन्होंने, क्योंकि सुनवाई से इनकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी भेज दी गई, प्रधानमंत्री को भेज दी गई, तो उन्होंने दोबारा याचिका दाखिल की और फिर सुप्रीम कोर्ट से वही मांग की कि भाई इस मामले में एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल लॉ के तहत जांच की जाए। और उस याचिका में एक और मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के वीरास्वामी के मामले में जो जजमेंट सुनाया गया था, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले सीजेआई से इजाजत लेने की बात कही गई है, उस फैसले को पर इंक्यूरियम यानी निष्प्रभावी घोषित कर दिया जाए। ये भी उस याचिका में मांग की गई थी। तो ये याचिका अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, इस मामले में तो सीजेआई ने वो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को भेज दी है, तो जिसके सामने इस समय मामला है, जिसके समक्ष, आपको उन्हीं को ज्ञापन देना चाहिए। अगर वो लोग ज्ञापन पर कुछ नहीं करते तब फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामला टाल दिया और वापस भेज दिया। तो अब जो वकील साहब हैं जिन्होंने ये 2 बार याचिकाएं दाखिल की थी, उनका नाम है मैथ्यू जे नेदुपुरा। वो मुंबई के वकील हैं और उन्होंने अब अपना एक ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा है और उस ज्ञापन में फिर यही मांग की है कि इस मामले में क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाया जाए, मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और आगे जांच की जाए। अब इतना साफ है कि अभी तक आपराधिक कानून मोशन में नहीं आया है। ये मामला हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का है, लेकिन अगर इसी जगह मान लीजिए कोई छोटा सरकारी कर्मचारी होता तो एफआईआर दर्ज होकर उस पर मुकदमा चल रहा होता और उसकी नौकरी भी चली जाती। एक बात और हो रही है, आजकल चर्चा चल रही है बहुत, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सीधे एफआईआर दर्ज होने से छूट इसलिए दी जाती है ताकि कोई दुर्भावना या द्वेष से एफआईआर दर्ज करा के उन्हें निशाना ना बना ले। न्यायपालिका में आम जनता का बहुत भरोसा है, उसकी साख और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ये संरक्षण न्यायाधीशों को देना जरूरी है। ये भी एक तर्क चल रहा है और दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि किसी की साख बनाए रखने के लिए किसी भी आरोप की पारदर्शिता के साथ जांच होना और दूध का दूध पानी का पानी होना भी तो जरूरी है। आज जनता ये भी तो सवाल कर रही है कि भाई अगर जज साहब कह रहे हैं कि ये उनको इस पैसे के बारे में कुछ नहीं पता है, उनकी जानकारी में नहीं था और वो पैसा उनका नहीं है जो उनके आवास के एक स्टोर रूम से पाया गया 14 मार्च की रात को, होली वाले दिन, जब उनके घर में आग लग गई थी और अग्निशमन दस्ता जब आग बुझाने के लिए पहुंचा तो उस स्टोर रूम में भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां जो हैं वो बरामद हुई, बोरों में भरी हुई। तो अगर जज साहब कह रहे हैं कि इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, उनको और उनके परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो इस बात को सच ही माना जाना चाहिए और सच मान के इसकी जांच शुरू करनी चाहिए कि अगर उनका नहीं है तो उनके सरकारी आवास में इतनी बड़ी मात्रा में रकम कहाँ से आई, इसकी सच्चाई तो पता होनी चाहिए। तो ये इसलिए भी ये जरूरी है कि इस मामले में जो है वो जांच हो और एफआईआर दर्ज हो। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महाभियोग के जरिए अगर जस्टिस वर्मा को पद से हटा दिया जाता है तो उनके पद से हटने के बाद उन्हें एक न्यायाधीश के रूप में मिली जो इम्यूनिटी है, छूट है, वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज होकर जांच हो सकती है। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि इस मामले में काफ़ी साक्ष्य हैं और केस मजबूत है। जो भी हो, केस मजबूत और साक्ष्य इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि आग लगने, रुपए की जलती गड्डियां दिखने के ये सारे वीडियो सामने आ चुके हैं। जो तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने सारे का सारा वीडियो, फोटोग्राफ, रिपोर्ट सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिए और ये भी पहली बार हुआ है जबकि ऐसी सब सामग्री जो है वो वेबसाइट पर डाल दी गई है और सभी लोग उसको देख सकते हैं। तो इसलिए इस मामले में पर्याप्त सबूत हैं। तो लोगों का कहना है कि जब अगर बाद में भी इसमें केस दर्ज होता है तो भी इतने पर्याप्त साक्ष्य हैं कि केस बहुत मजबूत बनेगा और ये केस बाद में भी चल सकता है। खैर, अब जो भी हो ये सब तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन संविधान में जो बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं,
ये सिद्धांत इस मामले में जरूर कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में आगे कुछ होगा तो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।